सो गाइस द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर का लास्ट हिस्सा है, जहाँ पर हम लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखनी है। 2 to 3 डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है। पहले भी 2 डेरिवेशन थी जो इम्पोर्टेंट थी, तो कुल मिला के इस चैप्टर में 4-5 डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स यहाँ भी इतने ही ईजी हैं जितने आपने अभी तक देखे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ऑलमोस्ट। नाउ बात करते हैं जरा ग्रेविटेशनल फील्ड की। देखो यार, होता क्या है, मैंने आप लोगों को ये बताया था स्टार्टिंग में, आपको पता भी है कि 2 बॉडीज इस यूनिवर्स में कहीं पर होंगी, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। यस और नो, मतलब एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स मारेंगी, अट्रैक्टिव फोर्स मारेंगी। यस और नो? यस सर। अब यार फोर्स ना, आपको ये पता है कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे, लेट्स सपोज जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बाहर अगर सड़क पे कोई बंदा जा रहा है तो वो मेरी आवाज नहीं सुन सकता। एक जस्ट हम सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ या मैं एक बॉडी हूँ, बाहर एक और बॉडी है, मतलब एक बंदा जा रहा है बाहर सड़क पे, तो वो मेरी आवाज नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो मेरी किससे बाहर है, वो मेरी रेंज से बाहर है। भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे आसपास का एक पर्टिकुलर ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा स्पेस है या मेरी एक ऐसी रेंज है जिस रेंज में मेरी आवाज उस बंदे को सुनाई दे सकती है। यस और नो? यस सर। तो मैंने सिनेरियो क्रिएट कर लिया कि मैं अभी यहाँ से जो भी कुछ बोल रहा हूँ, बाहर सड़क पे कोई बंदा जा रहा है तो उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि वो बंदा मेरी रेंज से बाहर है, वो बंदा मेरी रेंज में है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, मान लेते कि वो बंदा इस रूम में आके बैठ गया, लेट्स जस्ट सपोज वो बंदा इस रूम में आके बैठ गया, तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी। तो मतलब वो मेरी किस में आ गया, जब उसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो वो मेरी रेंज में आ गया। सेम ऐसे ही होता है 2 बॉडीज के बीच। अगर 2 बॉडीज एक दूसरे की रेंज में होती हैं, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अगर रेंज में होती हैं, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स मार पाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स मार पाती हैं। अगर वो दोनों बॉडीज एक दूसरे की रेंज में नहीं होती, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मार पाती। ये बात समझ आई? अगर रेंज में है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएंगी, अगर रेंज में नहीं है तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएंगी। ये बात क्लियर आउट हो गई आप सभी को? यस सर। ठीक है, तो बस इसी रेंज वर्ड को अपन क्या बोल देते हैं, इसी रेंज वर्ड को हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब मैं हूं तो मेरे आसपास एक ऐसी रेंज है, आगे भी दैट इज सामने पीछे राइट लेफ्ट हर तरफ मेरे आसपास एक ऐसी रेंज है, और यू कैन से एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में अगर कोई दूसरी बॉडी आएगी तो वो मेरा कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है बॉडी? अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर मैं इसको लिखूं, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो इट इज द स्पेस अराउंड एनी बॉडी, it is the space around any body where its force of attraction can be experienced। तो ये वो स्पेस होता है किसी भी बॉडी के आसपास का जिस स्पेस में आप उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो उस स्पेस को आप क्या बोलते हो, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हो। तो आपको शायद ये पता होगा, सुना होगा कभी आप लोगों ने कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है कुछ ना कुछ, पता है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है कुछ ना कुछ। यस सर। ठीक है, लाइक कैसे समझाऊं, जैसे कि अर्थ के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आया वो अर्थ की तरफ खिंचा चला आता है, पता है ना ये चीज। और ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना होता है तो आपको ऑब्जेक्ट को, लाइक अगर मैं इस मार्कर को मुझे स्पेस में फेंकना है तो मुझे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचाना पड़ेगा। जितनी भी अब हमारी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रही हैं, वो सब किस में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। फील्ड मतलब वो हिस्सा, वो स्पेस, वो एरिया, वो रीजन जहां पर आप उसका क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये बात समझ आ गई? यस सर। नाउ नेक्स्ट बारी आती है, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। अब यार देखो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसी के ऊपर। लेट्स सपोज ये
ये वो रूम है या ये वो स्पेस है जिस स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज एक बंदा है यहाँ पे, ये ठीक है, ये ए है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो लेट्स सपोज इस रूम में एक ऑब्जेक्ट एंटर कर गया और इस पॉइंट पर आकर बैठ गया, लेट्स इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एक ही तरफ से, हाँ या ना? यस सर। अब यार एक ही तरफ से इस सी के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये बात क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सी से उठ के चला गया डी पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपका आंसर होगा कि भाई कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा? डी। डी। अब ये कितना फोर्स लग रहा है कि मतलब कितना फोर्स लग रहा है, हम ये बताते कैसे? हम ये बताते हैं टॉपिक से, एक पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कितना फोर्स लग रहा है या कितना फोर्स लग सकता है, ये हम लोग किससे बताते हैं? हमेशा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो आपने ये बता दिया कि भाई सी पॉइंट पर कम फोर्स लगेगा, डी पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लगेगा। ये कैसे बताया होगा आपने? ये बता दें हम क्या चेक करके, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। यार बिल्कुल ऐसे मान के चलो, ये बंदा यहाँ से कुछ बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट सी, एक बंदा सी पे बैठा है, एक बंदा डी पॉइंट पे बैठा है, तो आवाज किसको ज्यादा तेज सुनाई देगी? डी वाले को ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी ना? यस सर। क्यों? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसकी जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा है? इंटेंसिटी को मान लो ताकत, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट की, ये जो बंदा है, इसकी जो साउंड की ताकत है, जो इंटेंसिटी है, वो कौन से पॉइंट पर ज्यादा है यार? डी पॉइंट पे ज्यादा है, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन आप किस मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी ताकत कितनी है, आप इसको डिटरमाइन किससे करते हो? हमेशा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर हुआ? यस सर। फील्ड का जनरली मतलब क्या है, तो थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखते हैं जरा पहले। तो इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स experienced, it is defined as the ratio of force experienced by a ratio, बाद चलो, ratio of force experienced by a unit mass, ठीक है, is defined as the ratio of force experienced by a unit mass at any point to the unit mass placed at that point। तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हो? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हो? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। कि ये रेशियो होता है किसका? जो भी फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? यूनिट मास, ठीक है। तो पहले जरा इस बात पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं, ये यूनिट मास होता क्या है। नाउ अगर मैं बात करूं यूनिट मास की, यूनिट मास यहां पर बेसिकली एक ऐसा मास है या एक ऐसी बॉडी है विच इज हैविंग अ वेरी वेरी स्मॉल मास। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बहुत ही ज्यादा छोटा मास है, उसको जनरली हम क्या रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब उस ऑब्जेक्ट को हम किससे रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिट मास से। बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसके पीछे लॉजिक भी है कि हम यूनिट मास ही क्यों लेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या लॉजिक है कि यूनिट मास ही क्यों लिया है हम लोगों ने, कोई और मास क्यों प्रेफर नहीं करते हम लोग इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो यूनिट मास मतलब ऐसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का
और एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, तो ये 1 kg वाला उस 100 kg के सामने क्या है, एक यूनिट मास ही तो है ना। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. इसलिए वही मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो मास है वो बहुत ही ज्यादा, जो मास है उसका वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल मास है, बहुत ही ज्यादा छोटा मास है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बेसिकली यूनिट मास बोलते हो। ओके, नाउ आगे देखते हैं जरा। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स, की जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, उसको डिफाइन कैसे करते हो, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास, कि जो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट मास एक्सपीरियंस करेगा प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। तो लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया कैपिटल एम मास का, एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने कैपिटल एम मास का, ठीक है। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कैपिटल एम मास का, और मान लिया कि ये एक पॉइंट है लेट से एक्स डिस्टेंस पे, थोड़ा नोट से डिफर हो सकता है यहाँ पे लैंग्वेज में, या वेरिएबल्स जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उनसे हल्का सा डिफर हो सकता है, मतलब सब कुछ सेम ही है। तो एक पॉइंट मान लिया, लेट सपोज मैंने ये ए पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर अगर कोई मास रखा होगा तो ये कैपिटल एम उस पर कैसा फोर्स मार देगा, बोलो। Attractive. अट्रैक्टिव फोर्स मार देगा, कि अगर कोई इस पॉइंट पर एक मास आपने रख दिया तो ये कैपिटल एम उस पॉइंट मास, उस मास पर, मैं भी पॉइंट मास की बात नहीं कर रहा, उस मास पर कैसा फोर्स मार देगा यार, अट्रैक्टिव फोर्स मार देगा। सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो लेट सपोज Yes, sir. हमने यहाँ पर, लेट सपोज हमने यहाँ पर रख दिया एक मास स्मॉल एम। ध्यान रखना ये स्मॉल एम कैसा मास है, दिस स्मॉल एम इज Unit mass. यूनिट मास, मतलब इस m के कंपैरिजन में, इस m के कंपैरिजन में जो स्मॉल m है बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, ये इसके ऊपर क्या मारेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स मारेगा, मतलब ये कैपिटल एम इस स्मॉल एम को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो E इज इक्वल्स टू, अभी हम जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो रेशो क्या है, फॉर्मूला क्या है, रेशो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास। तो ये यूनिट मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F एट एनी पॉइंट टू द यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे जो आपने यूनिट मास रखा हुआ है, मतलब डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। इतना क्लियर हुआ? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताऊंगा क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना फिलहाल इसका। नाउ फोर्स की अगर हम बात करें, या इस E इज इक्वल्स टू, मैं इस फिलहाल यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला केस लेके चल रहा हूँ बस, या E इज इक्वल्स टू फोर्स किसके इक्वल होगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम के। बोलो Yes, sir. Yes, sir. भाई, हमने ये तो पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ Yes, न्यूटन्स लॉ ऑफ sir. ग्रेविटेशन में, कि दो बॉडीज के बीच में यही तो फोर्स लगता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के स्क्वायर। तो इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे आएगी आपके पास, gm बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. ठीक है, अभी एक दो पॉइंट्स और देखेंगे हम यहाँ पे अभी। तो ये आ गई आपके पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं यहाँ पे जरा कुछ लिख देता हूँ, ये कैसी क्वांटिटी है, एक दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पता है आपको, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्यों है, ये देखो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ये तो सबको पता होगा, फोर्स वेक्टर है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ इस फोर्स की डायरेक्शन। आपको पता है फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, मतलब ये कैपिटल एम इस स्मॉल एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, तो इसी तरफ इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आई बात? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख Yes, देता sir. हूँ, एंड इज ऑलवेज directed and is always directed towards the mass producing the gravitational field।
और ये हमेशा इस मास की तरफ लगता है, जो मास क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ही हो गई। अब और यहाँ पे हम, अच्छा हाँ, ये मेरे को आपको समझाना था कि यूनिट मास क्यों लिया हमने। देखो यूनिट मास इसलिए हमने लिया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉइंट बेसिक, क्योंकि सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको ये बताया कि यार ये m जो है यूनिट मास है, मतलब इस m का मास बहुत ही ज्यादा छोटा है कैपिटल M से, हाँ या ना। अब लेट्स जस्ट इमेजिन एक यहाँ पे ये 150 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और ये लेट्स से 10 kg का ऑब्जेक्ट है। ये 150 kg का ऑब्जेक्ट 10 kg वाले, या 10 kg बहुत कम ले लिया हमने, ये 150 kg है, लेट्स से ये 40 kg है, तो 150 kg आराम से 40 kg को अपनी तरफ खींच सकता है, हाँ या ना। मतलब उसको मतलब 150 वाला 40 kg को आराम से पुश या पुल कर सकता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट क्या इन रिटर्न 40 kg वाला 150 kg वाले को पुश या पुल कर पाएगा इन रिटर्न? No, sir. No, sir. बिकॉज हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स मारता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। इन शॉर्ट, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जस्ट बिकॉज हम इसीलिए यहाँ पर यूनिट मास लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसको तो अट्रैक्ट कर पाए, बट ये ऑब्जेक्ट इन रिटर्न इसको अट्रैक्ट ना कर पाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ना लगा पाए। बिकॉज अगर इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा दिया तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये सारी ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे मान लो कि आप मतलब हम जो है, अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, लाइक या जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये किसकी तरफ आ रहा है? अर्थ की तरफ आ रहा है ना, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रही है। सेम ऐसे ही अगर ये इतना भारी हो जाए, इतना हैवी हो जाए कि ये अर्थ को अट्रैक्ट कर ले, तो ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही बदल देगा इसकी पूरी की पूरी, यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग कौन सा मास चूज करते हैं? हमेशा यूनिट मास। और कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बातें आप लोग 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल डिट्टो जहां पर हमने मास की बात करी, वहां पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको इसीलिए समझना ध्यान से इसको अच्छे से, क्योंकि वहां पर वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यूनिट मास हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि ये मास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रेविटेशनल फील्ड को अफेक्ट ना करे, उसको चेंज ना करे। बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ना अब लेट सपोज यहाँ पे अगर कुछ जनरल पॉइंट्स ले लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था। मान लो कि अगर आपकी डिस्टेंस इंफिनिटी है, एक्स इंफिनिटी है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बताएगा कोई? इफ एक्स इज इंफिनिटी, अरे समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? Zero. Zero. तो शायद इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो ये वाला मास उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहां तक इसकी कोई भी वहां पर उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी कोई इंटेंसिटी होगी ही नहीं। इंटेंसिटी जीरो तभी होगी जब फोर्स जीरो होगा वहां पे, क्योंकि फोर्स में भी देखो ना एक्स आ रहा है, फोर्स में ये एक्स जीरो, तो फोर्स भी तो जीरो लगेगा ना उस पॉइंट पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस इनफाइनाइट है या ग्रेविटेशनल फील्ड से जैसी चीज बाहर चली गई तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगता, मतलब वहां पर आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमेशा जीरो होती है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख लो जिसको लिखना है। बाकी एक बहुत जनरल बात बता रहा हूँ नॉलेज के लिए बस, कि ये कैपिटल एम इस स्मॉल एम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये मूव होके आएगा, हाँ या ना? मूव होके आएगा ना भाई, ये मास इसको अट्रैक्ट Yes, कर sir. अपनी तरफ, तो ये मूव करके आएगा। और जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो एक्सेलरेशन आता है उसके पास। और एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हो आप? आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ यूनिट मास, ये